हेलो बच्चों, आज हम होम साइंस यानी गृह विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। जो भी मैं करवा रही हूँ आप उसे अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो आइए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। खंड ए, मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस तापमान पर फ्रीज करना चाहिए? विकल्प में है 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 51 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। ये है इसका राइट आंसर। मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर फ्रीज करना आवश्यक है। इस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है और मांस खराब नहीं होता। यह तरीका मांस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हम फ्रीज को रखते हैं तो जो भी हम नॉनवेज घर में बनाते हैं, कई लोग उसे फ्रीज़ करके रखते हैं, कई लोग ताज़ा लाकर बना देते हैं और कई लोग फ्रीज़ करके रखते हैं। तो उसका जो फ्रीज़ का हमें टेम्परेचर है वो हमें 0 डिग्री सेल्सियस ही रखना चाहिए, जिसमें उसकी जो उसमें गुणवत्ता होती है, उससे जो हमें प्रोटीन या जो भी चीज़ें हम उसको खाते हैं, जिस चीज़ के लिए खाते हैं, अगर वही ख़त्म हो जाएगी तो हमें नॉनवेज ना तो वो टेस्ट लगेगा और ना ही उससे मिलने वाली चीज़ों का हमारे शरीर को कोई भी उसका फल मिल पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जब काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाकर पानी में डाला जाता है, काली मिर्च पानी पर तैरती है, पपीते के बीज नीचे बैठ जाते हैं, पपीते के बीज ऊपर तैरते हैं, सभी नीचे बैठ जाते हैं। इनमें से है पपीते के बीज ऊपर तैरते हैं। पपीते के बीज कई लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में, दाल में देखा होगा, उसमें भी कभी पत्थर होते हैं, कभी किसी पीली दाल में लाल दाल के भी टुकड़े आपको मिल जाते हैं। तो मिलावट तो हर चीज़ में होती है। तो उसी तरह अगर काली मिर्च, पपीते के बीज काली मिर्च की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए पानी में डालने पर पपीते के बीज ऊपर तैरते हैं जबकि काली मिर्च नीचे बैठ जाती है। इस तरीके से काली मिर्च में मिलावट की पहचान की जा सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि काली मिर्च में कुछ मिलावट आपको दिख रही है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि उसमें पपीते के बीज मिक्स किए हुए हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की सेल्फ लाइफ की अवधारणा संबंधित है भोजन की ताजगी पर, भोजन की गुणवत्ता पर, भोजन के विघटन, वह समय सीमा जब तक भोजन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है वह समय सीमा जब तक भोजन का उपयोग किया जा सकता है। आपके फ्रीजर में रखी सब्जियां 3 महीनों के बाद खराब हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है? विकल्प में है उसने सब्जियों को बार बार पिघलाकर फिर से फ्रीजर में रखा, उसने उन्हें मजबूत पॉलिथीन बैग में संग्रहित किया, जो जिपलॉक बैग होते हैं उसमें, उसने पैकेट से हवा निकालने के बाद उसे सील किया, उसने सब्जियों को एक बड़े पैकेट में संग्रहित किया। तो इसका आंसर है उसने सब्जियों को बार बार पिघलाकर फिर से फ्रीजर में रखा। बार बार सब्जियों को, अगर आप मार्केट से एक साथ अगर 3-4 सब्जी लाते हैं, अगर आप उसे पॉलीथीन के अंदर रखेंगे तब भी वो ख़राब तो होगी, लेकिन उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। बट अगर आप सब्ज़ी को फ्रिज में रखा, आपने उसे 5 दिन बाद बाहर निकाला, फिर उसमें जो मॉइस्चराइज़र था, जो भी फ्रिज में रखी ठंडक थी, वो सब ख़त्म हो गई, नॉर्मल हो गई सब्ज़ी। उसके बाद फिर से अगर आपने उसे फ्रीज़र में रखा और फिर उसके बाद फिर आपने 1 दिन बाद बाहर निकाला, फिर उन बची सब्जियों को फिर से रखा, तो इस तरह से सब्जियां गलना शुरू हो जाती हैं और वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हमारे शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश और बीमारी के लक्षण दिखने के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? इंटुबेशन अवधि, इंक्यूबेशन अवधि, क्यूरेशन अवधि, आराम अवधि।
इंक्यूबेशन अवधि, हमारे शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश और बीमारियों के लक्षण। इंक्यूबेशन अवधि वह समय है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमण के संपर्क में आता है और जब तक उस संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते उस दौरान रोग के कारक शरीर में फैलते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन अवधि। कई बार आप किसी को मान लीजिए जॉन्डिस मतलब पीलिया होता है, तो अचानक से किसी को भी एकदम से रात में सोया और सुबह एकदम से पीलिया नहीं हो जाता है कि उसे जॉन्डिस हो गया। उसके लक्षण धीरे धीरे शरीर में आते हैं। सबसे पहले उसे भूख लगनी बंद होती है, धीरे धीरे उसके नेल्स येलो पीले होने शुरू होते हैं, धीरे धीरे फिर दिखता है कि उसकी आंखें पीली होनी शुरू हुई। तो ये धीरे धीरे जो होने वाले लक्षण हैं उसी तरह के बताए गए हैं। शांति ने पिछले सप्ताह स्ट्रीट फूड खाया। जब उसकी जीभ पर सफ़ेद परत है और सिर में तेज दर्द है, उसे किस बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है? विकल्प है हैजा या टाइफाइड, हेपेटाइटिस या दस्त। तो इसके लक्षण हैं टाइफाइड। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो अक्सर दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। सफ़ेद परत वाली जीभ और सिर दर्द टाइफाइड के सामान्य लक्षण हैं। मोस्टली आपने देखा होगा टाइफाइड जो होता है वो सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम, जब बारिश होती हैं उन दिनों में, जैसे अभी बारिशें होकर हटी हैं, जब जिस टाइम में बारिश चल रही थी या रुक गई, तो आपने देखा होगा कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को फूड पॉइजन हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दिनों में लोग ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाते हैं। बहुत गर्मी में भी कोई नहीं जाता है इतना बाहर, लेकिन इन दिनों में बाहर चाट पकौड़ी, जो गंदे तेल में पकोड़े तलते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑयल यूज़ किया जा रहा है। आप ब्रेड पकोड़ा समोसा खा रहे हैं कि बारिशों के दिन है, पकोड़े खा रहे हैं, ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, आपको नहीं पता आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या एक ही ऑयल को उन्होंने सुबह से शाम तक उसी ऑयल में बार बार उसे फ्राई कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर जो उस तेल की वजह से जो भी चीज़ें कीटाणु जाते हैं उससे आपको टाइफाइड होता है। तो इसीलिए बाहर की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और हर जगह से कई बार आप नलके से बाहर जाते हैं, नलके का पानी पीते हैं, कई बार वो पानी भी सही नहीं होता जिसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति के आहार में किस तत्व की प्रचुरता होनी चाहिए? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या कार्बोहाइड्रेट? कैल्शियम की। टीबी रोगियों को अपनी हड्डियों को मजबूत करने और शरीर की रिकवरी में मदद करने के लिए कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम में समृद्ध आहार शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जिस भी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो उसे डॉक्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की चीज़ें खाने को कहते हैं, ताकि उसके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स संक्रमण नहीं फैलाता है? एक ही शौचालय का प्रयोग करना, संक्रमित सुई का उपयोग, संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों का आदान प्रदान, संक्रमित माँ से बच्चे को। तो इसका आंसर है एक ही शौचालय का उपयोग करना। इन सब में से जो भी आप चीज़ें यूज़ करेंगे, आप संक्रमण में, एड्स के से संक्रमित व्यक्ति के साथ संक्रमण में आ सकते हैं। सिर्फ एक ही शौचालय का उपयोग करना। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको एड्स है, उसने अगर वॉशरूम यूज़ किया है, अगर आप भी उसी वॉशरूम को यूज़ करते हैं तो आपको उससे कोई खतरा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी, आप कहीं भी जाएं, चाहे घर में जाएं चाहे आप बाहर जाएं, अगर आप बाहर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं तो आपको एक बार ज़रूर से फ्लश करके साफ कर ही उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन इसमें आंसर सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि संक्रमित सुई का उपयोग करेंगे तो आपको एड्स होगा, बट एक ही शौचालय का उपयोग करेंगे तो आपको एड्स होने का खतरा नहीं है। आपका चाचा अधिक वजन वाला है और व्यायाम नहीं करता। यदि वह इस जीवन शैली को जारी रखता है तो उसे किस बीमारी का खतरा हो सकता है?
विकल्प में है मधुमेह और हृदय रोग, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस, हृदय रोग और हेपेटाइटिस, हृदय रोग और हेपेटाइटिस, मधुमेह और इन्फ्लुएंजा। इसमें से कौन सा आंसर है? मधुमेह और हृदय रोग। जो भी व्यक्ति अधिक वजन और शारीरिक निष्क्रियता मधुमेह और हृदय रोग जैसे दीर्घकालिक रोगों का कारण बन सकते हैं। इससे रक्त शर्करा का स्तर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो हृदय रोग और मधुमेह का मुख्य कारण है। ऐसे इंसान जो सिर्फ खाते हैं और कभी भी वो टहलते नहीं हैं, खाया और घर में बैठ गए। आपने देखा होगा किसी को अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स है आपके घर में, या फिर किसी को मधुमेह, मतलब कि उसको अगर उसको डॉक्टर यही राय देते हैं जिसकी आपको खाना खाने के बाद भी और खाना खाने से पहले भी थोड़ी सी वॉक ज़रूर करनी है। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को वॉक करिए, क्योंकि जिसे भी मधुमेह जैसा रोग होगा, जिसे भी हृदय रोग होगा, हार्ट अटैक रोग होगा, उसके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक ही जगह बिस्तर पे बैठे रहेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सफ़ेद कपड़े पीले हो गए क्योंकि उन्हें आधे घंटे के लिए भिगोया गया था, रंगीन कपड़ों के साथ भिगोया गया था, रात भर भिगोया गया था, सामान रंग वाले कपड़ों के साथ कड़ा भिगोया गया था। तो इसमें है रंगीन कपड़ों के साथ भिगोया गया था। अगर आप सफ़ेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों के साथ भिगोएंगे तो रंगीन कपड़ों, किसी भी रंगीन कपड़े में से कलर उतर के सफ़ेद कपड़े को लग सकता है। और अगर आपके कपड़ों में रंगीन कपड़ा कोई ऐसा नहीं भी है जिसका रंग उतरता हो धोते वक्त, उसके बावजूद भी अगर उसके साथ आप वाइट शर्ट सफ़ेद कपड़े को डालते हैं तो वो अपना रंग छोड़ना शुरू कर देती है, वो पीलेपन में आना शुरू कर देती है। इसलिए सफ़ेद कपड़ों को हमेशा अलग से, सफ़ेद चीज़ों के साथ जो क्रीम कलर की और वाइट कपड़े होते हैं उनको अलग से धोना चाहिए, और रंगीन जो कपड़े होते हैं उन्हें अलग करके धोना चाहिए। धोते वक्त आप ये ध्यान रखें कि सफ़ेद लाइट कलर के कपड़े अलग गठरी बना दें और रंगीन कपड़ों को अलग गठरी बना दें। दोनों को आप अलग अलग करके वॉश करें। सफ़ेद कपड़े यदि रंगीन कपड़ों के साथ भिगोए जाते हैं तो उन पर रंग चढ़ जाता है और वे पीले या अन्य रंग के हो जाते हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़ों को अलग से धोना चाहिए। सब्जियां काटते समय ऊर्जा बचाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? विकल्प में है लहसुन छीलें, आटा गूंदें, बर्तन धोएं, अंडे उबालें। तो सही आंसर है अंडे उबालें। सब्जियां काटते समय आप अंडे उबाल सकते हैं क्योंकि इससे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती और इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। ये एक अच्छा कार्य संयोजन है। आपको भी पता है कि अगर आप सब्जी काट रहे हैं तो सब्जी काटने के साथ साथ आप ना तो लहसुन छील सकते हैं, आप सब्जी काटेंगे या लहसुन छीलेंगे, आटा भी नहीं गूंद सकते हैं, बर्तन भी नहीं धो सकते हैं। तो सिर्फ एक अंडे ही ऐसी चीज़ है जो आप गैस पे चढ़ाकर उसे उबालने के लिए रख सकते हैं। किशोर लड़कों और लड़कियों में निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक परिवर्तन अलग होता है? विकल्प हैं ऊंचाई में वृद्धि, चेहरे के बाल, प्रजनन अंगों का विकास या मुहासे। इसमें से हैं चेहरे के बाल। लड़कों और लड़कियों में किशोरी अवस्था के दौरान कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन चेहरे के बाल उगना लड़कों में विशेष रूप से देखा जाने वाला परिवर्तन है। ये यौवन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊंचाई में वृद्धि देखो लड़के और लड़कियों दोनों की बढ़ती है। जब वो बड़े हो रहे होते हैं, 12, 13, 14 साल की, 15 साल की उम्र में आते हैं, तो अक्सर लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों की ही ऊंचाई थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है। प्रजनन अंगों का विकास भी हो रहा होता है। मुहासे भी दोनों के ही फेस पे आ सकते हैं, पर चेहरे के बाल तो नहीं आते। लड़कों की हल्की हल्की दाढ़ी आना शुरू होती है, मूछें आना शुरू होती है, लेकिन लड़कियों का तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको याद रहेगा कि चेहरे के बाल। माता पिता को अपने बच्चों में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? विकल्प में है उन्हें पूरी स्वतंत्रता दें, उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, उनकी गलतियों के लिए उन्हें डांटें, उन्हें गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका आंसर है उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं।
बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए माता पिता को उनके साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बच्चों को ये महसूस होता है कि वह महत्वपूर्ण है, उनकी राय का मूल्य है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताना चाहिए, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, बट आपको अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, किस चीज़, गेम हो या पढ़ाई हो, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। उन्हें ये एहसास कराना चाहिए कि वो भी इम्पॉर्टेंट है और उनके अंदर भी समझ है, हम उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं। यदि आपका मित्र आपको धूम्रपान करने के लिए दबाव डालता है लेकिन आप नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे? विकल्प में है साहसपूर्वक नहीं कहें, एक बार धूम्रपान करने का प्रयास करें, विषय बदलें और चले जाएं, या उससे माफ़ी मांगें। तो इसका आंसर है साहसपूर्ण नहीं कहें। जब आप साहसपूर्ण नहीं कहेंगे, अगर आप उनसे धूम्रपान करने का प्रयास करेंगे तो ये भी गलत है। अगर वो आपको गलत चीज़ के लिए बोल रहा है तो आप ऐसा क्यों करेंगे जब आप जानते हैं कि ये गलत है? विषय बदलें और चले जाएं। आप एक बार तो ये कर लेंगे, आप उस बात को काट देंगे या वहाँ से उठकर चले जाएंगे, पर अगर आप पर आपका दोस्त दबाव डाल रहा है तो वो तो दूसरे दिन या आपसे दोबारा जब भी मिलेगा तो उस चीज़ को वो फिर से बोल सकता है। तब आप बार बार तो उठकर नहीं जा सकते। उससे माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब वो आपको एक गलत चीज़ के लिए बोल रहा है तो आप उससे माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, आपको उसको बल्कि समझाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली यही होगा, साहसपूर्वक नहीं कहें। आप अगर उसे एक बार बोल देंगे कि नहीं ये गलत चीज़ है और मुझे ये नहीं कहना, नहीं करना, और मुझे आइंदा से आप इस बात के लिए नहीं बोलोगे, तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा। ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी आ सकती हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, कल को हो सकता है हर बच्चे को एक चीज़ का होता है कि बड़े हमारे पापा या चाचा या हमारे अंकल पीते हैं तो कैसा लगता होगा। अगर आपकी लाइफ में, बॉयज़ की लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आगे चल के, तो उन्हें साहसपूर्वक इस चीज़ को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है। ये सीधे मौत की तरफ ले जाती है, बीमारी की तरफ ले जाती है। महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों ने ओवरटाइम काम किया, उनमें सबसे प्रमुख दो मूल्य कौन से हैं? विकल्प में है ईमानदारी और समय की पाबंदी, समय की पाबंदी और समर्पण, समर्पण और सहानुभूति, ईमानदारी और सहानुभूति। इसका आंसर है समर्पण और सहानुभूति। महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों ने समर्पण और सहानुभूति के साथ काम किया, जिससे वे अपने मरीजों की बेहतर सेवा कर सके। उनका समर्पण और मरीजों के प्रति सहानुभूति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। महामारी, जैसे कि महामारी में अभी जो रिसेंटली हमारे देश में आया था वो कोरोना आया था। कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया। उन्होंने सहानुभूति के साथ साथ अपने पेशेंट्स को क्या दिया? समर्पण दिया। समर्पण का अर्थ क्या है कि अपने घर, उनके भी घर है, उनका भी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको छोड़कर, उनकी परवाह ना करते हुए, उन्हें घर में रखकर वो रात दिन, 2-2, 3-3, 4-4 दिन अपनी ड्यूटी की है। क्योंकि महामारी से ग्रसित लोग जो आए हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया, उन्हें ओवर टाइम देके हॉस्पिटल में उनकी सुरक्षा की, उनकी रक्षा की। तो ये क्या है? समर्पण ही तो है। वो कोई भी एक्सक्यूज़ देकर कि घर में बच्चे हैं या कुछ भी ऐसा देकर वो नहीं गए। उन्होंने क्या किया? अपना घर, अपने बच्चे छोड़कर मरीजों की सेवा की। तो इसी चीज़ को समर्पण कहते हैं। शीला एक बहुत ही कुशल कर्मचारी है, लेकिन हाल ही में उसे अपनी मां की देखभाल के लिए छुट्टी लेनी पड़ रही है। उसके एक पुरुष सहयोगी ने टिप्पणी की, एक महिला का स्थान घर पर है। ये टिप्पणी किस गुणवत्ता की कमी को दर्शाती है? विकल्प में है सहानुभूति, सहयोग, धैर्य, सराहना। इसमें क्या है आंसर? सहानुभूति। इस टिप्पणी से पता चलता है कि उसके सहयोगी में सहानुभूति की कमी है। दूसरे की परिस्थिति को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए सहानुभूति आवश्यक है। ये टिप्पणी सामाजिक संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती है। शीला जो एक कर्मचारी है, काम करती है, वो छुट्टी नहीं लेती, बट अगर उसको अपनी माँ की बीमारी के लिए छुट्टी लेनी भी पड़ी तो उसके साथ के जो काम वाले हैं उन्हें उसकी तकलीफ़ को, उसकी चीज़ों को समझना चाहिए। उसके साथ सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
अपनी बहन को सब्जी विक्रेता द्वारा धोखा देने के 2 तरीकों से अवगत कराएं। वजन के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करता है। विकल्प में है कीमतों पर मोल भाव करता है, सब्जियों को पानी में भिगोता है, बाजार मूल्य पर बेचता है। वजन के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करता है और सब्जियों को पानी में भिगोता है। पत्थरों का उपयोग जो सब्जी विक्रेता कभी कभी वजन बढ़ाने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं या सब्जियों को पानी में भिगोकर उनका वजन बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ग्राहक से अधिक पैसे वसूले जा सकते हैं, जो एक प्रकार की धोखाधड़ी है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक लिखे हुए एक चीज़ पत्थर टाइप की ही भारी चीज़ होती है, जिसे हम लोग बट्टे बोलते थे, तो उनकी जगह क्या रखा जाता है, कई सब्जी वाले पत्थर रख लेते हैं, छोटे छोटे 2 पत्थर, एक बड़ा एक छोटा या 2 छोटे, इस तरह से रख के तोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ ये पत्थर भी 1-1 किलो के हैं, हाँ ये पत्थर 1.5 किलो के हैं। हमें तो नहीं पता क्योंकि उस पर लिखा तो नहीं है, मार्क तो नहीं किया हुआ, तो ये क्या है, ये धोखाधड़ी है, क्योंकि हम उस समय पूरा उसको चेक करने तो जाएंगे नहीं सब्जी लेना छोड़ के। तो इसी तरह से सब्जी वाले धोखाधड़ी करते हैं। सीता को चोट लग गई जब नया प्रेशर कुकर खुल गया। कौन सा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन हुआ? शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, या प्रतिकार का अधिकार, या सूचना का अधिकार? इसमें हुआ सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सुरक्षित हो और उसका उपयोग करने से किसी को भी कोई किसी प्रकार की हानि ना हो। यदि कोई उत्पाद उपयोग के दौरान खतरा उत्पन्न करता है तो उस उपभोक्ता के सुरक्षा अधिकार का उल्लंघन है। अगर दुकानदार किसी चीज़ को बेच रहा है तो ये उसकी ड्यूटी है, उसका काम है कि वो सही चीज़ बेचे। उसको अगर प्रेशर कुकर है, अगर आप नकली और ख़राब प्रेशर कुकर को अगर आप बेचते हैं तो वो कभी भी फट सकता है और उससे किसी के को भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये ड्यूटी विक्रेता की क्या है, ये ड्यूटी किसकी है? उपभोक्ता की है कि वो विक्रेता को बेचते समय उसकी सुरक्षा का पूरा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि ये प्रेशर कुकर या कोई भी चीज़ है जिससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक कमरे का घर विशाल कैसे दिखाई दे सकता है? विकल्प में है हल्के रंग की दीवारों का उपयोग करना, बड़े शीशे लगाएं, बहुउद्देशीय फर्नीचर चुनें, उपरोक्त सभी। इसमें है उपरोक्त सभी। हल्के रंग की दीवार, अगर आपका घर छोटा है, अगर आपका घर 2 कमरों का है, ये छोटे छोटे 3 कमरे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो रूम हैं वो थोड़े बड़े दिखाई दें, छोटे छोटे नहीं दिखाई दे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रूम के जो कलर्स हैं, जो दीवारों पे पेंट है, उनको आपको हल्के रंग का करवाना है। अगर आप सफ़ेद रंग का करवाते हैं, क्रीम कलर का करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे आपका रूम और बड़ा नज़र आएगा। बल्कि आपको अगर आप हल्का लाइट येलो करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी रूम आपको बड़ा दिखाने के लिए हमेशा लाइट कलर का पेंट करवाना चाहिए। बड़े शीशे लगाएं। आप बड़े शीशे लगाएंगे, एक वॉल पे अगर आप बड़ा सा शीशा लगाएंगे तो आपको पीछे की वॉल भी नज़र आएगी, उससे इस तरह से ऐसा लगता है कि काफ़ी सारा बड़ा रूम है। बहुउद्देशीय फर्नीचर चुनें। बहुउद्देशीय फर्नीचर मतलब फालतू के आप फर्नीचर नहीं चुने। आपका अगर ड्राइंग रूम छोटा है और आप अगर उसमें बहुत बड़े साइज़ के सोफ़े रख लेंगे तो आपका छोटा रूम जो है वो और छोटा दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपने छोटे रूम को छोटा से बड़ा दिखाना है, आपको छोटे रूम को और छोटा नहीं दिखाना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक लिमिटेड फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे जो आपके रूम को बड़ा दिखाए। हल्के रंग की दीवारें, बड़े शीशे और बहुउद्देशीय फर्नीचर का उपयोग करने से कमरे को खुला और अधिक विशाल दिखाया जा सकता है। इन उपायों से छोटे स्थान को सजाने में भी मदद मिलती है और वह अधिक आकर्षक लगते हैं। आपकी माँ को ये रिक्त स्थान भरें अब आ रहा है। आपकी माँ ने ताज़े केले खरीदे लेकिन कुछ दिनों के बाद वे सभी काले हो गए। यह डैश के कारण हो सकता है। क्या है इसमें? एंजाइम क्रिया। एंजाइम क्रिया होती है जो हवा के संक्रमण में आके जो चीज़ें होती हैं, केला होता है, उसको काले रंग का काला कर देती है। उसमें एक ऐसा रासायनिक पदार्थ आता है
जो हवा के साथ होता है, और जब वो केले हम बाहर रखते हैं काफ़ी दिन तक, 2-3 दिन तक, तो वो काले पड़ जाते हैं। अचार को खराब होने से बचाने के लिए हमें कभी डैश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? गीले चम्मच का उपयोग। अचार को खराब होने से बचाने के लिए हमें अचार के डिब्बे में कभी भी गीले चम्मच का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आप अचार का डिब्बा अगर अचार निकालते हैं तो उसे सूखे चम्मच से ही निकालना चाहिए, क्योंकि नमी से अचार में सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं, जिसमें अचार जल्दी खराब हो सकता है। गीला चम्मच डालेंगे तो उसमें उसकी नमी आ जाएगी, आप उसके बाद जार को बंद कर देंगे, पर वो उस नमी से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो उस अचार में आ जाएंगे, जिससे उसमें फफूंदी लग जाएगी, वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों के विरुद्ध सही या गलत लिखें। अचार में मसाले मिलाने से सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। गलत। अचार किससे बनता है? आम का अचार ले लीजिए। अगर आप आम का अचार बनाते हैं तो आप कच्चे आम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, काटेंगे। काटने के बाद आप क्या करेंगे? उसको एक डिब्बे में डालेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली गरम मसाले पिलाएंगे। तो गरम मसाले या कोई भी तरह का मसाला मिलाने से कभी भी अचार ख़राब नहीं होता, तो ये गलत है। स्क्वैश बनाते समय हम संरक्षण के लिए एक अम्ल और ढेर सारी चीनी का उपयोग करते हैं। सही। नसबंदी से एंजाइम और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है। रॉन्ग। नसबंदी एंजाइम और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को रोकती है, उसे बढ़ाती नहीं है। स्क्वैश में अमल जो है, इसमें आपको समझ आ ही गया कि चीनी का उपयोग करने से सूक्ष्म जीव, जो चीनी होती है उसमें नमी होती है, पानी होता है, वो सूक्ष्म जीवों को आने से रोकता है। प्रशीतन एंजाइमों और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को कम करता है। सही। प्रशीतन मतलब होता है ठंडक। ठंडक सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को धीमा करता है और एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम करता है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं। कॉलम ए में है रोग। रोग असुविधा की अवस्था, अपने शरीर का सामान्य कार्य प्रभावित होता है। बी में है संचारी रोग, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। सी में है जीवन शैली रोग, वे रोग जो गलत खान पान और रहने की आदतों का परिणाम होते हैं। एड्स HIV संक्रमण का वह चरण जहां व्यक्ति की प्रतीक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। रोग वह अवस्था है जिसमें शरीर स्वस्थ होता है यानी अस्वस्थ होता है, यानी शरीर की सामान्य कार्य क्षमता प्रभावित होती है। जब आप किसी भी रोग से ग्रसित होते हैं, आपको फीवर होता है या आपको अगर नॉर्मल सिर में भी दर्द होता है, तो क्या होता है उससे? आपकी शरीर जो है वो कार्य क्षमता उसकी प्रभावित होती है। आपका शरीर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। आप ना तो सिर दर्द में कोई काम कर सकते हैं, ना फीवर में। आपका शरीर ढीला पड़ जाता है, सुन्न पड़ जाता है, आपके हाथ पाँव में दर्द होता है, मतलब पूरी तरह से आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आपको लगता है कि आप रेस्ट करते रहें। संचारी रोग वह होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू। जीवन शैली रोग वे होते हैं जो गलत खान पान और जीवन शैली की आदतों के कारण, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये किस लिए होते हैं? जो आप ठीक प्रकार से अगर आप खाना नहीं खाते हैं, अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी आपके शरीर को नुकसान देता है। अगर आप जंक फूड्स खा रहे हैं तो वो भी आपके शरीर को नुकसान देता है। बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, गंदे तेल की चीज़ें, या अपने घर में भी अगर आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा मात्रा में बना के डेली के बेस पर या हर 2-3 दिन बाद आप खाते हैं, तो वो आपके शरीर को नुकसान होता है उससे। सही या गलत लिखें। स्कॉर्डिंग कपड़े को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक फिनिश है। इसका आंसर है सही। ब्लीचिंग का कपड़े पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर है गलत। ब्लीचिंग से कपड़े खराब हो जाते हैं, उसमें रुआं आना शुरू हो जाता है और वो थोड़े थोड़े
फटने से भी कहीं कहीं से शुरू हो जाते हैं। सिकुड़न नियंत्रण घर पर भी किया जा सकता है, सही। आर्गेनी एक स्थायी रूप से कठोर कपड़ा है, सही। स्कॉर्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कपड़े की सफाई के लिए साबुन और रसायनों से धोया जाता है। ब्लीचिंग कपड़े के रंग और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर बहुत अधिक ब्लीच का उपयोग किया जाए। आप अगर ब्लीच का बहुत ज़्यादा कपड़े पे उपयोग करेंगे तो वो कपड़ा रंग छोड़ देगा, उसका कलर, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। सिकुड़न नियंत्रण कपड़े को घर पर धोकर और सुखाकर किया जा सकता है। ऑर्गेंडी एक स्थायी रूप से कठोर कपड़ा होता है जिसे विशेष प्रक्रिया से कठोर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों से मेल खाने वाली सजावटी रंगाई तकनीकों के नाम बताएं। धागों का उपयोग कपड़ों के चयनित क्षेत्रों में रंग प्रवेश को रोकने के लिए एक प्रतिरोध सामग्री के रूप में किया जाता है। उसका क्या नाम है, उसे हम क्या कहते हैं? आपने सुना भी होगा, टाई एंड डाई। कपड़ों को आप कई बार जो भी गर्ल्स हैं या अपनी मम्मी के साथ जाती हैं, या उन्होंने देखा होगा कि पहले आज भी जो चुन्नियों को रंगते हैं, मतलब जो चुन्नी को कलर करते हैं, टाई डाई अभी भी यूज़ करते हैं कई लोग। उसे धागों से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से बांध दिया जाता है। तो जिस भी जगह पे धागे बंधे होते हैं उन जगह को छोड़कर उसे रंग के एक रंग का भगोना होता है, उसमें डाला जाता है। उसके बाद उसे सुखाकर खोल दिया जाता है। तो खोलने पे क्या होता है कि बाकी सारी चुन्नी की जगह पे कलर आ जाता है, पर धागे को जिस तरह जहाँ जहाँ धागा डिज़ाइन से बांधा होता है उन जगह पे वो कलर पहुँच नहीं पाता। तो उसे क्या बोलते हैं? टाई एंड डाई बोलते हैं, जो जगह छोड़ छोड़ कर कलर किए जाते हैं। मोम का उपयोग रंग को कपड़ों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक प्रतिरोध सामग्री के रूप में किया जाता है। उसको कहते हैं बाटिक। बाटिक में मोम का उपयोग किया जाता है ताकि रंग कपड़ों के चयनित क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके, जिसमें विशिष्ट पैटर्न बनते हैं। जैसे कि धागों को बांधा जाता है उसी तरह मोम को भी लगाया जाता है। कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिसमें रंग प्रवेश ना कर सकें। अगर आप एक ड्राइंग शीट भी लेते हैं, अगर आप उस ड्राइंग शीट्स में एक मोम से किसी किसी जगह पे आप मोम से चला दीजिए, उसको गोल गोल कर दीजिए या जैसे लाइनें खींच दीजिए। उसके बाद आप उसमें किसी भी पेंट से पेंट करिए उस पेपर को, तो आप देखेंगे जहां आपने मोम से उसको कुछ भी डिज़ाइन बनाया होगा या लाइन खींची होगी या गोल बनाया होगा, पेंट उस जगह पे पेंट नहीं होगा, वो चीज़ वाइट रहेगी। निम्नलिखित कथनों के विरुद्ध सही या गलत लिखें। समय और ऊर्जा एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं, सही। समय और ऊर्जा निकटता से संबंधित है क्योंकि सही समय के प्रबंधन से ऊर्जा की बचत होती है। अगर आप समय पर सही समय से सही काम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा मतलब आपकी शक्ति बचेगी। आप उसी काम को थोड़े वक्त में और थोड़ी ताकत में कर सकते हैं। समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है यदि समय योजना नहीं बनाई जाती है। गलत। यदि आप समय योजना नहीं बनाएंगे तो आपका सही ढंग से उसे उपयोग में कैसे लाएंगे? समय का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब एक समय योजना बनाई जाए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी योजना ही नहीं बनाएंगे कि आपको कितनी देर में कितना काम, क्या क्या काम करना है, पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है, जब आपकी कोई योजना ही नहीं होगी तो आप क्या होगा, आपका समय भी व्यर्थ होगा और आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति भी व्यर्थ होगी। जब हम 2 या 3 गतिविधियों को एक साथ जोड़ते हैं तो इसे डवटेलिंग कहा जाता है। इसका आंसर है सही। डवटेलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक साथ 2 या 3 गतिविधियों को पूरा किया जाता है। आप एक काम के साथ साथ 2 या 3 काम भी कर सकते हैं। समय योजना तैयार करते समय की जाने वाली गतिविधियों की संख्या के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत। समय योजना तैयार करते समय हमें गतिविधियों की संख्या का ध्यान रखना चाहिए ताकि योजना प्रभावी हो सके। जब भी हम
कोई समय योजना तैयार करते हैं तो उसकी गतिविधियां तो हमें ध्यान में रखनी ही होंगी। अगर हम समय को, किस समय में क्या काम हमें पहले करना है और कौन सा काम जिसमें थोड़ी देर लग सकती है हमें बाद में करना है, अगर हम ये सब चीज़ें पहले से ही योजना नहीं बना के रखेंगे तो आपका समय अधिक से अधिक व्यर्थ होगा। प्रश्न है 26। सुनीता अपना घरेलू काम पूरा नहीं कर पाती और दिन के अंत तक थक जाती है। कौन सी दो कार्य सरलीकरण प्रक्रियाएं या रणनीतियां सुनीता को अपना घरेलू काम अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद कर सकती है? इसका आंसर है अनावश्यक गतिविधियों को कम करें, श्रम बचत उपकरणों का प्रयोग करें। अनावश्यक गतिविधियां, अनावश्यक मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें आप डेली ना करके या हमेशा नहीं करके आप उन चीज़ों को पहले करें जो आवश्यक है। बिना बात पे हर चीज़ को फैलाएं नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई घर में हाउसवाइफ है, आपका बेड है, आपने बेड में अपने कपड़े या आपके बिस्तर या कुछ बर्तन जो आपको यूज़ नहीं होते, कई लोग वो भी बेड में रखते हैं, तो आप उन्हें एक दिन पूरा आपने सजाकर उन्हें बेड में लगाकर रख दिया। आप दूसरे दिन क्या करेंगे? आप अगर दूसरे दिन सोचेंगे कि वो भी घर का एक काम है, आपको फिर से उसे निकालना है, इस बेड की साइड से दूसरे साइज में आपको फिर से इधर से उधर, उधर से इधर करना है। तो ये सब क्या है? ये समय का दुरुपयोग है। इससे आपका समय भी लगेगा, आपकी ऊर्जा भी व्यर्थ होगी और ये बेमतलब के काम है जो आप करेंगे। अगर एक किचन है, किचन को आप साफ़ सफाई करनी अच्छी बात है, किचन के पूरे बर्तन को निकालना, उन्हें साफ़ करना या उन्हें किचन को सजाना, तो ये काम आप रोज़ तो नहीं करेंगे, ये कभी कभी का काम है, एक महीने में एक बार का। या फिर आपको सेटिंग चेंज करनी है तो आप 1 या 1.5 महीने में करेंगे। अगर आप यही सेटिंग्स रोज़ चेंज करने के लिए बैठेंगे तो ये अनावश्यक काम है। इससे आपका समय भी खराब होगा, आप थकेंगी भी रोज़, आपकी ऊर्जा व्यर्थ होगी और आप और कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप सारा दिन घर के ही काम में लगे रहेंगे। दूसरा है श्रम बचत उपकरणों का उपयोग करें। श्रम बचत उपकरण जैसे अगर आपको सब्ज़ी बनानी है, आपको सब्जी में तड़का लगाना है, तो आप उसके लिए पहले प्याज को काटेंगे। प्याज को तड़का लगाने के लिए आपको छोटा छोटा बारीक बारीक काटना है, या और फिर बारीक काट के फिर उसको आप सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो इससे क्या होगा? इसका आपका समय तो व्यर्थ हो रहा है। उसकी जगह आप मिक्सचर का प्रयोग करें। आप छिलके उतारें, प्याज को मिक्सचर में डालें, पीस जाएंगे। उससे आपका 2 मिनट में, 2 मिनट से भी कम समय में आपका तड़के के लिए तैयार हो गया। कपड़े धोएंगे, अगर वही कपड़े आप पहले बाल्टी में भिगो कर रखेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट भिगोने के बाद फिर आप उन कपड़ों को मलकर ब्रश से रगड़ेंगे, उसको पीटेंगे, अच्छे से धोएंगे, उसको फिर साफ पानी में डालेंगे। तो इससे क्या होगा? समय की बचत नहीं होगी, समय का नुकसान होगा, आपकी ऊर्जा व्यर्थ होगी। यही अगर आप वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो आपकी ऊर्जा और आपका समय दोनों ही बचेगा। प्रश्न 27 है, सही या गलत लिखें। बच्चों को किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में नहीं सिखाया जाना चाहिए क्योंकि इससे वे विचलित हो सकते हैं। बिल्कुल गलत। बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू होते हैं, जब उनके शरीर में, उनके चेहरे पे बदलाव आने शुरू होते हैं, तो पेरेंट्स को, मम्मी पापा को उन्हें बिठाकर उन्हें उनके शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। मलिनी को मासिक धर्म के दौरान बाहरी खेल नहीं खेलना चाहिए। गलत। मासिक धर्म के दौरान भी बाहरी खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है जब तक कि कोई असहजता ना हो। मासिक धर्म सब लड़कियों को पता है, लड़कों को पता है क्या होता है। पीरियड्स को मासिक धर्म कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उन दिनों में कोई खेल नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, घूम नहीं सकता। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ है जो ऊपर भगवान ने बनाई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर खेल नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते या बना नहीं सकते, आप उसमें भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सोहेल का भाई उसे ये कहकर दोषी महसूस कराता है कि रात में संकलन उन लोगों के साथ होता है जिनकी यौन कल्पनाएं होती है। रात में स्खलन एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इसका यौन कल्पनाओं से कोई संबंध नहीं है। ये एक शरीर की में कमज़ोरी की वजह से होता है, अच्छे खान पान नहीं मिलने की वजह से
स्वास्थ्य अगर जिसका ज़्यादा ख़राब रहता है, जिसे बार बार बुखार होता है, या जिसे बार बार शरीर में पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलते, हरी सब्जियां जो बच्चे नहीं खाते, जो दूध नहीं पीते, रोज़ाना से जो ड्राई फ्रूट्स बहुत कम मात्रा में खाते हैं, जो जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, हमारे ज़रूरत होती है कैल्शियम की, आयरन की, जिन बच्चों को इन चीज़ों की कमी हो जाती है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। लड़कियों को आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। आयरन युक्त भोजन लड़कियों के लिए विशेष रूप से धार्मिक, जब भी उन्हें मासिक धर्म के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि जब लड़कियों को मासिक धर्म होता है तो उनके शरीर से ब्लड की कमी होनी शुरू होती है, तो उसको पूरा करने के लिए उनको हमेशा कैल्शियम खाते रहना चाहिए। कैल्शियम नहीं, अगर वो टैबलेट नहीं खाना चाहते तो पनीर, दूध, इस तरह की चीज़ें लेते रहना चाहिए। प्रश्न 28, सुधा अपने सांवले रंग को लेकर बहुत सचेत रहती है। वह अपने आसपास के लोगों से बातचीत से बचती है। सुधा को सकारात्मक आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करने के लिए 4 सुझाव दें। 4 सुझाव हैं: अपनी शारीरिक विशेषताओं को स्वीकार करें और उन पर गर्व करें। सुधा को ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। भगवान ने सब इंसान को बनाया है, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सांवला, तो ये भगवान की दी हुई चीज़ है जो आपकी है, और आपको उसके साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें, और इसका आत्मसम्मान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अपने भीतर की योग्यताओं और ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। आपने देखा होगा पीटी उषा, क्या पीटी उषा बहुत सुंदर है? क्या वो बहुत गोरी है? क्या वो बहुत खूबसूरत है देखने में? अगर पीटी उषा जी की आपने फ़ोटो देखी है तो आप देखेंगे कि उनका रंग भी काला था, वो देखने में भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो एक हमारे देश का एक ऐसा स्थान प्राप्त किया उन्होंने जो दौड़ में इतने मेडल्स हमारे देश को जिताए। एक उनका नाम एक बुक्स में बच्चे पढ़ते हैं, बुक्स में उनका एक रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है। तो सुंदरता और रंग कोई मायने नहीं रखता है, आपके अंदर क्या गुण हैं, आपके अंदर क्या विशेषताएं हैं, वो मायने रखती हैं। अगर कोई भी एक लड़की या कोई लड़का अगर बहुत सुंदर है, बहुत गोरा है, बहुत खूबसूरत है, अगर वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हर वो आते जाते को नुकसान पहुंचा रहा है, या वो उसको इंसल्ट कर रहा है, तो क्या वो सुंदर जो भी पर्सन है, क्या वो आपको सुंदर लगेगा? क्या वो आपको गोरा लगेगा? वो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कोई गुण ही नहीं है, उसमें कोई विशेषता ही नहीं है। तो चेहरा और रंग इस बात को डिसाइड नहीं करते कि आप कैसे इंसान हैं। आपके गुण, आपकी विशेषताएं डिसाइड करती हैं कि आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम करना। आत्मसम्मान अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने आहार को सही करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और आत्म आलोचना से बचें। सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर वह बेहतर महसूस कर सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किसी के बारे में ना सोच के अपने गुणों के बारे में सोचें और उसे और अच्छा करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित कथनों को उपयुक्त कारण देकर पूरा करें। उच्च जोखिम वाले व्यवहार में शामिल होना खतरनाक है क्योंकि यह स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। माता पिता के साथ संवाद के चैनल खुले रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गलतफहमी को दूर करता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। किशोरावस्था के दौरान मित्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को समझते हैं और साथ रहते हैं, जिससे समर्थन मिलता है। सकारात्मक साथियों के दबाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है।
उच्च जोखिम वाले व्यवहार, उच्च जोखिम वाले व्यवहार जैसे असुरक्षित यौन संबंध या ड्रग्स का सेवन स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। माता पिता, माता पिता के साथ संवाद खुला रखने से परिवार में समझ और समर्थन बढ़ता है। माता पिता के साथ आपको खुलकर बात रखनी चाहिए। आप कभी भी स्कूल कॉलेज से आते हैं, आपके साथ सुबह से दोपहर तक शाम तक जो भी घटना घटी, जो भी चीज़ें हुई, आपको सब अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पेरेंट्स आपसे बेहतर जानते हैं और आपको बेहतर बता सकते हैं। किशोरावस्था में मित्रों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वे समान अनुभव से गुजरते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सकारात्मक साथियों के दबाव से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, जो व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। सही या गलत लिखें। एक दर्जी जो एक परिधान फैक्ट्री में काम करता है और वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है, वह स्वनियोजित है। इसका आंसर है गलत। एक दर्जी जो किसी फैक्ट्री में काम करता है वह स्वनियोजित नहीं होता, क्योंकि वह वेतन प्राप्त करता है और किसी और के लिए काम करता है। जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आप क्या हैं, आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको क्या कहेंगे, वह स्वनियोजित कैसे हो सकता है? वो तो किसी और के लिए, किसी के अंडर काम कर रहा है। मजदूरी रोजगार का अर्थ है कि आप एक उद्यम के मालिक हैं जिसे आप चलाते हैं और वित्त पोषित करते हैं। मजदूरी रोजगार का अर्थ होता है व्यक्ति किसी अन्य के लिए काम करता है और उसके द्वारा वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है, जबकि स्वनियोजित व्यक्ति खुद का मालिक होता है। सूर्य का प्रकाश, सही या गलत लिखे। सूर्य का प्रकाश एक हल्का कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। सही। सूर्य का प्रकाश हल्का कीटाणुनाशक होता है और रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। इंडोर पौधे उज्जवल रोशनी वाले कमरे में रखे जाने पर पीले हो जाते हैं। गलत। इंडोर पौधे जो कमरों के अंदर रखे जाने वाले पौधे होते हैं, तो उनको तो इंडोर पौधे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अंदर जब रहते हैं तो सही प्रकाश और सही उनको जगह पर रखने से उनको क्या मिलता है, सही बढ़ने की मिलती है। इंडोर पौधे उज्जवल रोशनी में पीले नहीं होते बल्कि उचित प्रकाश और बेहतर बढ़ते हैं। इंडोर नाम ही उनका है कि अगर वो कमरे में सजाए जाएं, कमरों में रखे जाएं, उनके लिए बहुत तेज रोशनी ना होकर हल्की रोशनी में ही वो अच्छे से पनपते हैं। अंधेरे और गंदे कमरे में रहने वाले लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। सही। अंधेरे और गंदे कमरे में रहने वाले लोग अधिक रोगों की चपेट में आते हैं क्योंकि वहाँ साफ हवा का अभाव होता है। जो लोग ज़्यादातर अंधेरे कमरे में और पूरे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके रहते हैं और गंदगी रहती है उस घर में, तो वो खुली हवा, फ्रेश एयर उनको नहीं मिल पाती, जिससे वो ज़्यादा बीमारी की चपेट में आते हैं। हवा का संचलन बासी हवा को हटाता है और ताज़ी हवा लाता है। राइट। हवा का अच्छा संचलन बासी हवा को हटाकर ताज़ी हवा लाता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आगे के क्वेश्चंस आप इतना पढ़ाई करिए और बाकी की जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।